गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना सत्संग सुंदर में हिंदी में लिखावट में व्हाट्सएप पर ईमेल आईडी कर सकते हैं। और थक है जिसने सच्चा गुरु पा लिया, जीवन उसका सफल है। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में मुझे मेरे परिवार को ऐसी प्राप्ति हुई कि हम गुरु जी से जुड़ते हुए ही चले गए। मैं अब आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कैसे गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ी और बाह पकड़ के हमारा सही मार्गदर्शन किया। गुरु जी ने हमारा मार्गदर्शन कैसे किया, मैं आपको स्टार्टिंग से सुनाता हूँ। मैंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट दिल्ली में गुजारा। 2001 को अचानक हमारे परिवार में से मदर फादर भी वहीं थे, ब्रदर भी वहीं थे और मुझसे कहा गया कि भाई, अब आपकी लाइफ की जर्नी आपको सँभालना है। अपने बच्चों को सँभालना है क्योंकि परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। हमारे व्यापार में, हमारे काम-काज में हमें बहुत नुकसान हुआ था और उसके कारण मुझे एक घर गुरुग्राम में देखना पड़ा। 2001 से गुरुग्राम में से हमारी जर्नी शुरू हुई है, जहाँ पर हमने घर देखा जो कि फर्स्ट फ्लोर का था। हम दिल्ली से शिफ्ट होते हैं और दिल्ली से शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर हम 2-4 दिन, 10 दिन रहते हैं और जहाँ हम गुरुग्राम में रहते थे, वहाँ पर ज़्यादा कुछ बसावट नहीं हुई थी। तो हमने बहुत खोजा, सर्च किया कि हमारे आस-पास कहीं गुरुद्वारा मिल जाए, ताकि हम वहाँ पर रोज़ जाएँ, गुरु का आशीर्वाद लें, जो कि परंपरा है हमारे सिख में। तो संगत जी, हम लोग शिफ्ट होते हैं डीएलएफ F2 में गुरुग्राम में अर्ली 2001 को, जब मेरा बेटा यहाँ की किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तब वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त का नाम था रचित भाटिया। एक दिन भाटिया हमारे घर पर आया कि आंटी अंकल, आप क्यों घबराते हो? एमजी रोड एम्पायर स्टेट में गुरुजी हैं, जहाँ पर आपके भजन कीर्तन वाणी चलती है, आप हमारे साथ वहाँ चलिए। तो मैंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि कौन गुरु हैं? हम तो किसी गुरु को नहीं मानते, हमारा गुरु तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब है। उस बच्चे ने हमें बहुत समझाया, 2-3 दिन, 3-4 दिन, लेकिन एक दिन मिस्टर और मिसेस भाटिया, उसके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर एम्पायर स्टेट ले जाते हैं। यह हमारी गुरुजी की जर्नी का पहला दिन था। 2001 का हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में प्रवेश करते हैं और हमने देखा कि गुरुजी बैठे हैं और कीर्तन चल रहा है। गुरुजी महाराज एक सिंहासन पर विराजमान हैं। हम जब भी वहाँ जाके संगत में गुरुजी के समक्ष बैठ गए, जब हम वहाँ बैठे तो हमारा ध्यान बड़ी देर से गुरुजी की तरफ जाता है और हम गुरुजी को देखते रहते हैं। गुरुजी को हम देख रहे हैं और हमारे मन में विचार चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि गुरुजी तो ऐसे होंगे, उनकी दाढ़ी होगी, लेकिन जब हमने गुरुजी को देखा तो कि गुरुजी के सर के बाल नहीं थे और गुरुजी ने कुछ ऐसी पोशाकें पहनी हुई थी जो हम सोचते हैं कि शायद श्री कृष्ण भगवान ने अपने समय पर पहनी हुई थी। और गुरुजी की वस्त्र बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सुंदर, ऐसे वस्त्र कि उन्हें देखते ही रह जाए। हमें उनसे मिलकर, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का नूर वाला चेहरा देखकर ऐसा लगा कि वाक़ई गुरुजी में कोई शक्ति है। फिर हम गुरुजी के वहाँ बैठ गए। बैठ के हमने कीर्तन शब्द सुनने लगे और कीर्तन सुनते-सुनते कभी-कभी ध्यान गुरुजी की तरफ भी चला जाता था। गुरुजी भी हमको देखते और हमें स्माइल भी दी और इस तरह हमारा पहला दिन गुरुजी के वहाँ पर भजन कीर्तन के साथ समाप्त हुआ। लंगर प्रसाद शुरू होता है, तो हमने देखा कि एक-एक थाली में 4-4 लोग लंगर खा रहे हैं। तो हमने भी सबकी तरह 4 लोगों के साथ अपना लंगर प्रसाद शेयर किया। लंगर खा के हमने बाहर जाकर हाथ धोए, गुरुजी से आज्ञा लेने का टाइम आ गया और जब हमने गुरुजी के आगे मत्था टेका और गुरुजी को मिले और आज्ञा ली, तो गुरुजी की आज्ञा लेकर हम घर चले गए। और जब हम घर गए, पहुँचे, तो मन में कई विचार थे। एक नई विचार कई विचार थे कि यहाँ एक कि हमें इन गुरुओं को मानना चाहिए या नहीं? गुरु यह गुरु वाक़ई में शिव का भगवान की मूरत है या वाक़ई साक्षात भगवान शिव हैं?
संगत जी इंसान है, विचार तो आएगा ही। हमने बचपन से ही अपने माता-पिता को गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेकते हुए देखा है और वही चीज़ हमारे अंदर भी बसी हुई है। आप कहो कि किसी दूसरे दूसरे गुरु को एकदम से एक्सेप्ट करना, आपकी हर बात को मानना, उन पर पूरे ट्रस्ट करना, उनकी बिलीव्स को मानना बहुत मुश्किल है। रात को मैं सो गया और जब मैं रात को सोया तो मुझे बहुत डरावनी ड्रीम्स आई। मैंने सुना था कि शिव शंकर भगवान बहुत भोले भंडारी थे। उनके चारों तरफ ही भूत-प्रेत, डायन वगैरह रहती थी। यही सब बातें मेरे दिमाग में चलती, मैं नींद से जाग जाता और फिर नींद से यही सब बातें सोचता रहा और लगभग 4 बज चुके थे। लेकिन यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुरुजी से मिलने के बाद मैं कहीं न कहीं तो पहुँचा हूँ। अपने सपने के माध्यम से ही सही, दूसरे दिन जब हम गुरुजी के पास कीर्तन सुनने जाते हैं, गुरुजी को निहारते हैं, देखते हैं, आँखों से आँखें मिलाते हैं गुरुजी से और जैसे ही हम गुरुजी से मिले, लंगर प्रसाद लिया और माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, "आया करो, एडमिशन हो गई है।" और हम घर आ गए और हर दिन ऐसा लगता संगत जी कि कब शाम को और कब हम गुरुजी के पास चलें। देखिए संगत जी 2-3 दिन के दर्शन में ही कहाँ, जो पहले दिन के दर्शन में हमें डर था कि कौन गुरु होंगे, कैसे होंगे, माने या ना माने और तीसरे दिन के समय तक हम गुरुजी से कनेक्ट होने लग गए थे। हालाँकि विचार तो मन में भी अभी भी थे। फिर अगले दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी गाड़ी में गुरुजी के पास मिलने गए। वहाँ हमने बहुत सारी संगत बैठी हुई देखी और संगत भी ऐसी देखी कि बहुत बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बैठे हुए थे और मैं रोज़ ही सत्संग में देखा करता था कि टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, टॉप के पॉलिटिशियंस, टॉप लेवल के पर्सन वहाँ आया करते थे और वह सारी संगत, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स गुरुजी के सामने ऐसे सत्संग सुनते थे, आँख बंद करके ध्यान की मुद्रा में सभी लोग बहुत प्यार से सत्संग कीर्तन सुना करते थे और उस ध्यान की मुद्रा में गुरुजी ज़रूर उनको किसी न किसी रूप में ब्लेस करते थे और आप उस ब्लेसिंग को ले रहे होते थे तो बस हर बार ऐसा होता था कि लंगर प्रसाद लेने के बाद गुरुजी किसी न किसी को खड़ा कर देते थे और कहते थे कि हाँ, हाँ भाई सुना अपना सत्संग। तो एक बार किसी संगत ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपकी एक संगत है जो अगर आप दिल्ली के रास्ते पंजाब जाओ तो वहाँ पर उसकी ज़मीनें हैं। उसने वहाँ पर इतनी महँगी ज़मीन खरीदी और इतनी महँगी ज़मीन भी खरीदने के बाद जब वहाँ पर कुआँ खोदा तो उसमें एक बूँद पानी नहीं निकला। कहा कि गुरुजी वहाँ पे पानी निकल ही नहीं रहा है। गुरुजी कहते हैं इस तरह है? तो कहते हैं हाँ, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी वो बहुत परेशान है क्योंकि वो कहता है कि उसके पास जितना पैसा था उसने सब ज़मीन पे लगा दिया और उस ज़मीन में अब एक बूँद पानी ही नहीं निकल रहा है। इन्हीं दिनों गुरुजी का चक्कर लगना था पंचकुला पंजाब में और रास्ते में गुरुजी ने गाड़ी रुकवा और उस संगत को कहा कि दिखाओ, दिखाओ भाई ज़मीन कहाँ है? गुरुजी वहाँ ज़मीन पर गए, उसको देखा, ज़मीन को गुरुजी की संगत साथ ऐसी थी कि अगर गुरुजी की तरफ आप देख रहे हो और गुरुजी की दोनों आँखें लेफ्ट राइट तरफ हो तो आपको वहाँ पर तीसरा नेत्र दिखाई देता था। उनको ऐसा देखकर ऐसा लगता था कि समथिंग डिफरेंट, कि ऐसा लगता था कि कोई ऐसा महापुरुष आके खड़ा हो गया है कि वह आपको ब्लेस कर रहे हैं। और वह वाक़ई में उस नेत्र का कमाल था कि गुरुजी वाक़ई में ब्लेस कर रहे थे और गुरुजी गए ज़मीन पे और कहा कि ऐथे खड्डा खोद। उन्होंने वहाँ पर खड्डा किया और पता नहीं कितने फुट किया होगा, लेकिन वहाँ से जल निकल आया और सबके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। जिन्होंने गुरु पे पूरा ट्रस्ट किया था, पूरा सरेंडर किया था और गुरु को गुरु मानना था, तो जो नए थे उनको शायद ऐसा लगता होगा कि पानी तो है, वो तो खुदाई के बाद निकल ही जाता है। तो इस तरह की बातें कोई ना कोई संगत में सुनाया करता था, पर कैंसर की बात तो हर रोज़ाना होती थी कि उनको ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ। गुरुजी एक दिन सिंगला अंकल चाय प्रसाद बाँट रहे थे, तो चाय प्रसाद बाँटने के बाद कुछ चंद संगत रह जाया करती थी, तो गुरुजी उस समय पंजाबी के सॉन्ग्स चलाया करते थे, गाने चलाया करते थे और वो सब सुनने के बाद सिर्फ़ चंद बंदे ही हुआ करते थे, सबको नहीं रोकते थे। गुरुजी वहाँ पर बाकी सबको बोल दिया करते थे कि चलो, चलो बस, और उन चंद बंदों को हम भी शामिल थे। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि सिंगला अंकल ने तो ना एक नई फैक्ट्री लगाई हुई है, तो उनको ब्लेस करना है। तो सबको अलग-अलग गुरुजी ने इशारा किया कि तुसी इमराना चलोगे, वहाँ कीर्तन करेंगे, फिर सिंगला अंकल की फैक्ट्री देखेंगे और वहाँ पे ब्लेस करेंगे।
सिंगला अंकल की फैक्ट्री को तो डिसाइड हो गया कि सब लोग हल्दीराम के वहाँ पर 9 बजे इकट्ठे होंगे। तो सब लोग कोशिश किया करते थे कि सब लोग जल्दी आ जाया करते थे, ताकि गुरुजी के साथ सब लोग जा सके। सुबह 9 साढ़े 9 बजे निमरा की तरफ गाड़ियाँ का काफ़िला रवाना हुआ और सब गुरुजी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लिया करते थे। उसमें भी थोड़ी-सी एक ऐसी बात है जो मैंने करने जा रहा हूँ कि हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं निराना पहुँचने में। तो मैंने भाटी अंकल को बोला कि साइड में तो लेफ्ट है और राइट कैसे जाना है? और इन बिटवीन भाटी अंकल कहते हैं कि मैंने एक साँप देखा जो फन फैलाकर खड़ा था। और फिर सिंघा अंकल ने गाड़ी को राइट में मोड़ दिया और आगे दूर जाकर के हमने देखा कि सारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी। और फिर हमने संगत के साथ जॉइन किया और जो संगत म्यूज़िक प्ले करा करती थी, उन्होंने कीर्तन लगाया और सबके कीर्तन सुन रहे थे। कीर्तन सुनने के बाद गुरुजी ने सबको खड़ा किया और बोला, "बताओ तेरे साथ क्या हुआ? तेरे साथ क्या हुआ?" फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद के बाद सिंगला अंकल की फैक्ट्री को ब्लेस किया। ब्लेस करने के बाद बाहर आकर खड़े हो गए और बाहर तकरीबन 50-60 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, लेडीज़ एक तरफ और जेंट्स एक तरफ। हम सब गुरुजी के आस-पास ऐसे ही खड़े हुए हैं। इतने में हमने गुरुजी को देखा कि वे अपने हाथ से इशारा करते हैं संगत की तरफ। मैं ज़्यादा एग्ज़ैक्टली तो अभी आपको नहीं बता सकता। गुरुजी ने अपने राइट हैंड से इशारा किया, अपनी उँगलियों को घुमाते हुए और अपने नेत्र को अपनी ओर को एकदम टेढ़ा किया और गुरुजी ने अपने नेत्रों को टेढ़ा किया और एक नहीं 2 बार इशारा किया और हर किसी को लग रहा था कि गुरुजी उन्हें इशारा कर रहे हैं। तो सब पूछ रहे थे, गुरुजी मैं और गुरुजी के इशारे के बाद हर लेडीज़ कहे कि मैं। हर कोई गुरुजी के पास जाना चाहता था। हर कोई गुरुजी की बात मानना चाहता था, क्योंकि सबको लगता था कि अगर गुरुजी बुला रहे हैं तो गुरुजी ने बड़ी कृपा की है। तो गुरुजी कहते हैं, नहीं, जिसने नीला सूट पहना है उसको बुलाओ। नीले सूट में जो औरत थी वो मेरी वाइफ थी। तो गुरुजी कहते हैं, सुनती नहीं है तू, तुझे बुला रहा हूँ। तो ये एकदम से घबरा गई और कहने लगी कि गुरुजी मैंने आपको देखा नहीं। तो फिर हम दोनों ने तुरंत हाथ जोड़े और नज़रें नीचे की हैं। तो इतने में गुरुजी कहते हैं कि तन्नू अस्थमा नहीं है आंटी, और मेरी वाइफ मुझे देखे और मैं उसे देखूँ। और क्योंकि हम दोनों को ही पता था कि मेरी वाइफ को अस्थमा है और वो इनहेलर्स लेती है, मेडिसिन्स लेती है काफ़ी टाइम से, और इसका जो अस्थमा था वो काफ़ी सीवियर था। तो गुरुजी कहते हैं उसको कि अच्छा, महाशिवरात्रि को बड़े मंदिर आ जाई, तेरा कल्याण कर देंगे। संगत जी हम तो वहीं चुपचाप रहे और दोनों ही रोने लगे पड़े। इतने में गुरुजी बोलते हैं कि हुन चलो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। फिर चंद गाड़ियाँ गुरुजी के साथ गुरुजी की गाड़ी के पीछे-पीछे चलने लगी। फिर हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाते हैं। अपोलो टायर के मालिक के यहाँ बेबी रौनक सिंह के घर, वहाँ गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, उनके बच्चों को ब्लेस किया और वहाँ पे जो भी चाय प्रसाद लंगर उन्होंने दिया वो हमने खाया और फिर हम वहाँ से अपने-अपने घर को चले गए। और संगत जी वहाँ से आने के बाद मेरी वाइफ सोचते हैं कि क्या यह पॉसिबल है, इतनी दवाइयाँ लेने के बाद, इतनी मेडिकेशन लेने के बाद, इतने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मेरी वाइफ का अस्थमा ठीक हो जाएगा। और जो गुरुजी ने कहा, अब संगत जी हमको महाशिवरात्रि का बहुत इंतज़ार था। अब 10 दिन बाद महाशिवरात्रि थी और एक दिन शिवरात्रि का दिन भी आ गया। और अब हम लोग घर से चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और उस दिन पार्किंग की लाइन बड़े मंदिर के बाहर तक थी और हम भी संगत के साथ लाइन में लग गए। संगत जी हम लाइन में 1 डेढ़ घंटा लगे होंगे, वो शायद याद नहीं है एग्ज़ैक्टली, लेकिन जब हमारा नंबर आने लगा तो हमने आगे एक अंकल खड़े थे, बहुत यंग अंकल थे। तो उनको क्या होता था, उनकी साँस चढ़ती थी। वो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मेरा 3rd फ्लोर है और मैं अपने घर में 3rd फ्लोर पर चढ़ता हूँ तो मेरी बहुत साँस फूल जाती है। उसको एक्चुअल में हार्ट प्रॉब्लम थी और उसका नंबर हमसे पहले आया और वहाँ पर गुरुजी के पास प्रसाद के रूप में जलेबी आई। और गुरुजी जब एक बार में प्रसाद देते थे तो उसका आपका पूरा हाथ भर जाता था। गुरुजी एक हाथ से देते थे प्रसाद और उस आपका दोनों हाथ भर जाते थे। और तो और संगत जी गुरुजी इतना प्रसाद, सैकड़ों प्रसाद देते थे लेकिन कभी थकते नहीं थे। बस अब इस लड़के को बारी हमसे पहले आती है। इसको गुरुजी ने प्रसाद दिया और प्रसाद देने के बाद बोलते हैं कि तेरा कल्याण कीता। अब हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं कि चलो इसका तो कल्याण हो गया, अब हमारी बारी है। देखते हैं गुरुजी को याद है या भूल गए। जब हमारी बारी आई तो गुरुजी ने कहा, "बसीना आंटी आज तेरा कल्याण कर देना है।" और गुरुजी ने प्रसाद उठाया और हाथ में दिया, बोले, "प्रसाद उठा लो फिर तेरा कल्याण कर देना है। जा ऐश कर।" हम दोनों आँखों में आंसू लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ से आज की डेट में आपकी सीढ़ियों से ऊपर एंट्री होती है। वेड़ा जहाँ लोग भी बैठते हैं, अभी वह उस वेड़े में नंदी होते थे
और किस्मत से लोग सब वहीं आते थे, भजन कीर्तन सुनते थे, लंगर प्रसाद भी वहीं किया करते थे। मैंने और आंटी ने प्रसाद खाना शुरू किया और जब प्रसाद खाते-खाते जब इसका एंड हो गया, इसके हाथ में थोड़ा प्रसाद लगा हुआ था और इसके हाथ पोंछने की कोशिश की तो साइड वाली आंटी ने कहा कि नहीं, नहीं पोंछो मत, इसको लिंक कर लो और इसको चाट लो। और वो प्रसाद संगत जी हम जैसे-जैसे इसने चाटा और वैसे-वैसे संगत जी इसके शरीर में से ऐसे गुरु जी की खुशबू ऐसी गुरु जी की खुशबू आई, मतलब ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि गुरु जी के मुँह से नाक से और वो फ्रेग्रेंस मुँह से नाक से होते हुए चेस्ट पर आ गई और चेस्ट पर आते ही उसको इतना सुकून मिला कि मुझे बड़ी हैरानी से देख रही है। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहती है बाहर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर ठीक है जी, हम बाहर आ गए, गाड़ी में बैठे और मुझे गाड़ी में कहती है कि आई एम फीलिंग वेरी ईज़ी, आगे कहती है कि मुझे बहुत हल्का फ़ील हो रहा है। तो कहने लगी कि मुझे अब लग रहा है कि सच में मेरा कल्याण हो गया है। संगत जी बात होगी 2001 की, 2 या 3 की अगर बात होती है तो आज 17 साल से ज़्यादा होते हैं। तब से लेकर आज तक बसीना आंटी ने इन्हेलर का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कोई मेडिकेशन है। और गुरुजी ने हमें ऐसा ब्लेस कर दिया है, ऐसी कृपा कर दी है जिसके कि हम बहुत ऋणी और आभारी हैं। ये हैं हमारे गुरुजी संगत जी। एक दिन की बात है कि अर्जुन अंकल हैं, अर्जुन सब्बरवाल अंकल जो शशांक वनडी ब्लॉक में रहते हैं। तो संगत जी अर्जुन अंकल के यहाँ जो भैंस थी उसका सारा दूध गुरुजी के लिए आता था। तो जैसे ही सुबह दूध निकलते और गुरुजी के पास देने चले जाते थे और सुबह गुरुजी से बातचीत भी हो जाया करती थी। एक दिन उनको गुरुजी ने काट दिया और कहा कि बसीना आंटी घर पे दे आई। वो फिर पूछते हैं कि तेनू पता है ना कितने दिन रहने? तो उसने कहा हाँ जी, डीएलएफ 2। तो गुरुजी बोलते ठीक है काट दे। आई आई जब वो शाम को फ्री हुआ और कार्ड देने आता है, हमारे पास शाम को कहता है कि आंटी गुरुजी ने आपके लिए शादी का कार्ड भेजा है। आप सबको यहाँ ज़रूर आना है। और हमने वो कार्ड लिया और अपने मस्तक से लगाया, जय गुरुजी महाराज। और फिर हमने लोग सब बातें करते रहे गुरुजी की, उनकी महिमा के बारे में बातें करते रहे और फिर कुछ बात करके घंटे, डेढ़ घंटे बैठ के चला गया। तो अगले दिन संगत जी जब वह जाकर के गुरुजी से मिलता है, पूछते हैं उसे कि तू बंसन आंटी को कार्ड दे आया? तो बोलता है हाँ, दे आया हूँ। तो गुरुजी तुरंत पूछते हैं कि उसकी कोठी कहाँ है? तो जो अर्जुन है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, बोला कि कोठी उसका तो एक ही फ्लोर है, फर्स्ट ही फ्लोर है। तो गुरुजी कहते हैं कमलिया तू गलती कर रहे हैं, कल जाके फिर पूछिए उनकी तो कोठी है, गुरुजी का हुक्म था। इसलिए वो अगले दिन फिर आ गया, वो आता है और दोबारा आता है, नो करता है। तो हम उसको अंदर बिठाते हैं तो थोड़ी देर बैठ के बोलता है कि आपकी कोई कोठी है? मैंने कहा कि नहीं जी, हमारा तो फर्स्ट फ्लोर ही है। तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि आपकी कोठी है, पूछ कर आ। अर्जुन कहने लगा कि अगर गुरुजी ने कहा है तो अंकल आपकी कोठी भी हो जाएगी, ऐसे नहीं कहते गुरुजी। गुरु साहब गुरु संगत जी वो चला जाता है, पर आप सोच इस कोठी में बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, टेरेस है। इस कोठी का जो मालिक है ना उसने बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर किराए पे दिए हुआ था और उन दिनों फ्लोर बिकते भी नहीं थे। तो हमने उससे पूछ लिया, जब मेरी वाइफ और हम लोग पंजाब गए हुए थे तो मैंने उससे कहा कि ग्राउंड फ्लोर बार-बार खुलता है। तो हमने उससे पूछा कि हमें छोड़ना है क्योंकि रोज़-रोज़ ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे दरवाज़ा खुलता है और सिक्योरिटी पर्पज़ से हमें सेफ नहीं लगता। तो वो कहता है कि आप यह भी फ्लोर ले लो, आपकी पूरी कोठी बन जाएगी। उन दिनों गुरुजी महाराज की कृपा भी बहुत ही, कामकाज भी बहुत अच्छा था। और एक दिन हम उनको मकान मालिक को बुला लेते हैं घर पर, उसकी वाइफ भी आ जाती है, साथ में हम डिनर करते हैं। साथ में डिनर करने के बाद मैंने उनसे बोला कि सर क्या मार्केट वैल्यू होगी आपके हिसाब से? तो वह मुझे कहता है कि तुम्हें मालूम होगा, एक वैल्यू उन्होंने बताई, एक वैल्यू हमने बताई। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि अगर 50 1 लाख ऊपर डालने पड़े तो ले लेना क्योंकि कोठियाँ ऐसे ही नहीं मिलती। और संगत जी बातचीत करते-करते एक पर्टिकुलर अमाउंट पर हमारी बात फिक्स हो गई। हमने उसको एडवांस भी दे दिया और बाकी पेमेंट 6-7 महीने के बाद देने के लिए भी एग्रीमेंट हो गया और इस प्रकार से वो कोठी हमारी हो जाती है संगत जी। और यह है गुरु जी की नज़र इनायत कि उनके मुँह से कुछ निकला तो पत्थर की लकीर है। गुरु जी पर फेथ करिए, पूरा सरेंडर कीजिए, निश्चित ही आपको नित्य नए एक्सपीरियंस होंगे और बहुत ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। अब हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जय आगे
जब भी मौका मिलेगा हम और सत्संग करेंगे। संगत जी, हमेशा की तरह सत्संग का अंत में एक शुकराना के साथ करूँगी। जय गुरु जी। बहुत-बहुत शुकराना गुरु जी।